हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आरओ कॉमर्स क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, एक बहुत ही शुभ दिन है आज। आप सभी को हमारे हिंदी नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही विशेष है। नवरात्रा स्थापना है, माता का पूजा आप सब घर में कर रहे हैं और इसी तरीके से आज का एक शुभ दिन है, तो क्यों ना हमारी एक नई प्लेलिस्ट हमारे छोटे बच्चों के लिए, जिन्होंने क्लास 10th के बाद हमारा अपना प्यारा सब्जेक्ट्स कॉमर्स को सेलेक्ट किया है और कॉमर्स के साथ साथ उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अपना करियर अब कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो कॉमर्स जो सब्जेक्ट्स उन्होंने लिया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है जो कि मार्क्स दिलाता है आपको, और वो सब्जेक्ट्स है हमारा अकाउंटेंसी का। तो बच्चों, यहाँ पे हमने ये जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट पूरी की पूरी क्लास 11th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स की आपको मिलने वाली है। इसके अंदर हम यहाँ पे सीबीएसई का जो 2025-26 का सिलेबस है उसको हम यहाँ पे फुल कवर कराने वाले हैं। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका आरोह कॉमर्स क्लासेस के अंदर, जो कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस है और जो कि मेरा ऑनलाइन चैनल है, उसमें आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, और एक नव वर्ष आपका बहुत ही अच्छा जाए। हिंदी नव वर्ष बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सुगम रहे, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये मेरी प्लेलिस्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो अब इस प्लेलिस्ट को कैसे फ़ायदा होगा आपको, उसको ज़रूर देखिए। सबसे पहले यहाँ पे जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे कि आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी तरीके से हमारी ये सीरीज चलेगी। 1 बाय 1 हम टॉपिक्स को लेके चलेंगे, 1 बाय 1 हम चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स भी बिल्डअप करेंगे, इसके अंदर हम इलिस्ट्रेशंस भी देखेंगे। तो बहुत सारी एक रेगुलर क्लासेस हमारे सामने होने वाली है और बहुत ही बड़ी प्लेलिस्ट आपके सामने आने वाली है। तो जो भी आपके विद्यार्थी हैं, या आप बोल सकते हैं जो भी आपके प्रिय मित्र हैं, उनको इस सीरीज को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो कॉन्सेप्ट बिल्ड है वो अच्छा कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये ऑनलाइन सीरीज का पहला दिन हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आज के शुभ दिन पर हमारी ये कॉन्टिन्यूसली सीरीज चलती रहेगी। इस प्लेलिस्ट को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टॉपिक वाइज हमारे जितने भी थंबनेल होंगे उस थंबनेल पे टॉपिक भी मेंशन होगा और डे भी मेंशन होगा, जिससे कि आप प्रॉपर वे में तैयारी कर सकें। बच्चों, यहाँ पे इस तैयारी को हम स्टार्ट जो कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चों अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जिससे कि हमें पता लग जाए कि आपको हमारा जो फ्लो है पढ़ाने का वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप आरोह कॉमर्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके और जो आपकी समस्याएं हैं उनका हम निवारण कर सकें। तो बच्चों, इसी शुभकामना से माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए इस नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपका भविष्य उज्जवल हो, और आप जब 2026 मार्च में अपना स्कूल में रिजल्ट देने चाहें तो आप अकाउंटेंसी में से पूरे मार्क्स लेके आएँ, यही मैं आशा करता हूं। तो चलिए हमारी अकाउंटेंसी का सफ़र हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम स्टोरी राइटिंग के साथ अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। मेरा हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक को बहुत आसान बना दिया जाए, और उसके साथ साथ एक स्लाइड बेसिस पे आपको नोट्स भी यहाँ पे मिलते रहे। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा पहला चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है क्लास 11th के लिए, जो आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 में बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ होगी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रो क्यों ज़रूरी है, मैंने अपना इंट्रो आपको दिया तो आपको समझ में आया। अभिषेक सर हैं, अकाउंट्स पढ़ाते हैं,
पिछले 10 साल से मैं बहुत ही स्कूल्स में जाके डिफरेंट स्कूल में जाके पढ़ा रहा हूँ, प्राइवेट कोचिंग्स में मैं पढ़ा रहा हूँ। अकाउंटेंसी मेरा कोर सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स मेरा सेकेंडरी सब्जेक्ट्स है। ये दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले अकाउंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले जब भी हम किसी सब्जेक्ट्स पे जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले इंट्रो या उसका एक बेसिक बैकग्राउंड समझ में आना आपको बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो अकाउंटेंसी में आपकी नोटबुक में आप मेंशन करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम हम मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले आपको इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि चाहे सर हैं चाहे मैम हैं, अगर वो पेपर बनाएंगे तो आपसे ज़रूर आपके इंटरनल एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा बच्चों व्हाट इज़ अकाउंटिंग। और आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग है, जैसे अगर मैंने आपसे किसी भी लैंग्वेज में बात करी, चाइनीज़ लैंग्वेज में बात करी, तो मे बी पॉसिबल अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती होगी तो हम दोनों के बीच में आपका और मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। लेकिन अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती होगी तो आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, चाहे मैं चाऊ माऊ कुछ भी करूं। समझ रहे हैं मेरे बच्चों? तो यहाँ पे अकाउंटिंग जो होती है वो हमारे बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है, या ये आप कह सकते हैं कि जो हमारी अकाउंट जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम किस वे में मैनेज करेंगे, उन सब के लिए ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारे सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, और किसकी लैंग्वेज है बच्चों? बिजनेस की लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको हिंदी समझ में आती है तो आसानी से समझ लेंगे। अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करूंगा तो आपको इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाइनीज़ में बात करूंगा, अगर आपको चाइनीज़ आती है तो आपको बच्चों समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि अकाउंटिंग जो होती है वो हमारी बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है। अब उसको एक समझने के लिए एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए। ये बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ है उसको 2 मिनट के लिए भूल जाइए, यहाँ पे फोकस आपको करना है। हम एक एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका बिजनेस है या व्यापार आप कह दो। इस बिजनेस में आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने अपना स्टॉक या जो भी आइटम है वो आपने रख दिया है। अच्छा खासा आपने व्यापार अपना सेट कर लिया है बच्चों। अब यहाँ पे एक बात और समझना है कि मान लेते हैं कि आप व्यापार में बैठे हो, बिजनेस में आराम से बिजनेस चल रहा है, और ये आपके सामने एक रोड है, सड़क है। इस सड़क पर 2 पर्सन ने एक दूसरे से फाइट कर लिया। ये 2 पर्सन जो हैं ये बहुत ही लड़ाकू थे, मान लेते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे से फाइट कर लिया, और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि 2 पर्सन फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मतलब कि आप जहाँ पे बिजनेस में बैठे हो आप देख रहे हो कि एक घटना, एक इवेंट आपके सामने हो रहा है। अब इस इवेंट का क्या आपके व्यापार पर कोई फर्क पड़ रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब क्या कि हमारे बिजनेस के अंदर डे टू डे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हमारे पास है या नहीं है, हमारे व्यापार में फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसका पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसको हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि जो भी इवेंट हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, वो क्या आइडेंटिफाई है, वो हमारे बिजनेस के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट डाल रहा है। लेट्स सी। अब ये दोनों लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, रोड पे तो बहुत सारे लोग लड़ते हैं, तो ये हमारे बिजनेस पे इतना मोटा मोटी इफेक्ट नहीं डाल रहा। लेकिन अगर ये फाइट करते 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 धक्का मुक्की के कारण यहाँ पे गिर गए और आपका सारा सामान गिर गया, तो इस इवेंट, इस घटना के कारण आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया बच्चों।
आपको फिनेंशियल लॉस हो गया, मतलब एक इवेंट ऐसा हुआ जिसमें आपको लॉस हो गया, और वो लॉस जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये जो लॉस है 10,000 रुपये का, ये हमको लगा है, ये हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आइडेंटिफाई करना होगा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, मतलब कि इस घटना को या ट्रांजैक्शन को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पंखा चल रहा है, इस पंखे का बिल जो आ रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आ रहा है, वो आपके ऊपर बर्डन डालेगा क्योंकि वो आपका खर्चा है। आपने यहाँ पे किसी आदमी को अपने पास रख रखा है, उसकी जो सैलरी दे रहे हो, तो वो सैलरी भी एक ऐसा इवेंट है जो फिनेंशियल इफेक्ट डालने वाला है। तो पहले बिजनेसमैन को या व्यापारी को या अकाउंटेंट को ये देखना पड़ेगा कौन कौन सी घटनाएं ऐसी है या ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनको हमें पता लगाए कि ये हमारे ऊपर फिनेंशियल बर्डन डालेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब आइडेंटिफाई जब अगर आपने कर लिया, उसके बाद आपको मॉनेटरी वैल्यू या उसकी वैल्यू भी देखनी पड़ेगी कि ये जो इवेंट हुआ इसकी कितनी वैल्यू मेरे ऊपर इंपैक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे कांच तोड़ दिया इन्होंने या सामान गिर गया, 10,000 रुपये का आपको नुकसान हो गया, तो आप लिखेंगे भैया हमको लॉस हो गया 10,000 रुपीज का, लॉस बाय फाइट हुआ, जो भी हुआ उसके कारण आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो हमारी अकाउंटिंग बोलती है सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू या मनी वैल्यू फाइंड आउट करो, और उसके बाद हमारा जो प्रोसेस चालू होता है वो प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पे अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो अपनी एक कॉपी लाएगा और उस कॉपी के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना चालू करेगा। मान लेते हैं ये ट्रांजैक्शन एक बार के लिए हम भूल जाते हैं, और यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को भूलने के बाद हमें मान लेते हैं कि जो ये पर्सन है टाइम टू टाइम परचेस करता है, टाइम टू टाइम सेल्स करता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी इनकम आती है, ऐसे टाइम टू टाइम बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। तो इनको यहाँ पे इस बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है बच्चों। ये बुक में पूरे साल आपको रिकॉर्ड करना, पूरे साल, ये बात याद रखिएगा, पूरे साल। एक बार के लिए समझ लीजिएगा 12 मंथ का पीरियड क्या होता है हम बाद में देखेंगे, अभी केवल इतना देखेंगे 12 महीने का एक पीरियड, उसमें इसको रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे ये परचेज हो गया, सेल हो गया, इनकम हो गई, एक्सपेंसेस हो गई, जो भी पूरे 12 महीने होती रहती है वो इस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में। और इस बुक को हमारी अकाउंटेंसी में बोला जाता है जर्नल, जर्नल बुक। ठीक है बच्चों, तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू हो जाती है। आइडेंटिफाई हो गया, मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करा लिया, और उसके बाद रिकॉर्डिंग साहब स्टार्ट हो गई। हमने रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया कंटिन्यूसली, हर दिन आप रिकॉर्ड करते ही करते जाओगे बच्चों। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, रिकॉर्डिंग जर्नल में हमने कर लिया। अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फिनेंशियल ईयर चालू हुआ, ये टाइमलाइन है, 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। तो 31 दिसंबर को हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी परचेज कितनी थी, पूरे साल, पूरे 12 महीने में हमारी परचेज कितनी थी, ज़रा ये बताओ। ये आप निकालना चाह रहे हो 31 दिसंबर को। तो आपने फटाफट इस कॉपी को उठाया और आपने पेज पलटना चालू कर दिया। तो आप जरा सोचो 12 मंथ के पीरियड को एक दिन में कैसे निकाल सकते हो कि आप टोटल परचेज निकालोगे, क्योंकि सारे पेजेस से आपको परचेज निकालनी पड़ेगी और फिर उसको कलेक्ट करके आपको बॉस को या जो मालिक है उसको बताना पड़ेगा। तो हमारी अकाउंटिंग ने इसका भी एक रास्ता खोज लिया जिसे बोलते हैं क्लासीफाइंग। उन्होंने बोला भैया देखो इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, क्यों ना तुम एक काम करो, ग्रुपिंग कर दो, ऐसा एक सारे ग्रुपिंग कर दो, और यहाँ पे पूरा परचेज की ही बात करो, यहाँ पे आपकी सेल्स की ही बात करो, यहाँ पे आपकी इनकम की ही बात करो मान लेते हैं, और यहाँ पे आप एक्सपेंसेस की बात करो। इस तरीके से आपने अलग अलग बना दिया, क्लासिफाइड कर दिया ट्रांजैक्शंस को। तो जब हम जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो अकाउंट इन्वॉल्व रहते हैं या जो पार्ट इन्वॉल्व रहते हैं जिनको हम अकाउंट कहते हैं, उन सबको हम अलग अलग नाम से, जैसे ये परचेज हो गया, ये सेल्स हो गया, ये आपकी इनकम हो गई, ये आपके एक्सपेंसेस हो गए, जैसे रेंट हो गया, अलग अलग नाम से, रेंट, सैलरी, कोई भी आदमी जितना भी इन्वॉल्व होंगे, जो भी अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, उनके अलग 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 अकाउंट खोल लो।
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस किया गया है इसमें आता है लेजर। ठीक है बच्चों, लेजर मतलब होता है खाता बही। और जब हम इन सारों को, परचेज को यहां पे लेके आते हैं, सेल्स को यहां पे लेके आते हैं, तो उसको एक टर्म बोलते हैं जिसको बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है बच्चों, खाता बही। तो हमारी अकाउंटिंग में सबसे पहले तो भैया रिकॉर्ड कर लो और उसके बाद आप क्लासिफाई कर लो, पूरा का पूरा अलग अलग कर लो। अब अलग अलग करने से फायदा क्या हुआ कि मान लेते हैं हमने जब रिजल्ट पूछा कि परचेज कितना हुआ तो बताया गया कि 2 लाख रुपीस का परचेज हुआ, और सेल्स पूरा जब इसको कैलकुलेट किया तो पता लगा 3 लाख रुपए की सेल हुई। अभी के लिए हम इसको दोनों को भूल जाते हैं। तो जब हमारे समराइज करने का मामला आया कि जब इस डेट पे हमने समराइज किया तो हमारे सामने बच्चों एक डेटा आ गया, और वो डेटा क्या बोलता है कि साहब पूरे साल की जो आपकी परचेज है वो तो है 2 लाख रुपए की, और जो आपकी सेल्स है वो है बच्चों 5 लाख रुपए की। ये एक समराइज डेटा आपके सामने मिल गया है। तो आप इसको देख के पता लगा सकते हो कि साहब हमको पूरे के पूरे साल में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, आपने इसको समराइज कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आसानी से आपको कैलकुलेशन आ गई, आपको पता लग गया परचेज कितनी, सेल्स कितनी। बात समझ में आ गई? तो यहां पे फिर तीसरा प्रोसेस आ जाता है समराइजिंग का, जो कि हमारी अकाउंटिंग में एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है P&L अकाउंट, और एक होती है हमारी बैलेंस शीट, जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये बताती है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस कितना है, ट्रेडिंग बोलता है, आपका नेट प्रॉफिट कितना है, P&L बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपकी बैलेंस शीट, आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है वो आपको बताती है बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब समराइजिंग होने के बाद हमें पता लग रहा है कि हमने 3 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए हैं। पॉजिटिव एनर्जी आ गई बिजनेस में, सेठ जी के पॉजिटिव एनर्जी आ गई, साहब 3 लाख रुपए का हमको बेनिफिट हुआ है। अब 3 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ है तो क्यों ना हमारा स्टॉक हम बढ़ा लें। मैनेजमेंट के लोग हैं अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो बोलेंगे यार अपन एक काम करते हैं, एक शॉप और डाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहे हैं कि जब ये प्रॉफिट आया तो इसका प्रॉपर वे में एनालिसिस करते हुए इंटरप्रेट कर रहे हैं। किसको? जो भी इस बिजनेस के अंदर इफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल यूजर या इंटरनल यूजर। एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं, हाँ साहब हमको प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट होने के बाद हम देखते हैं कि इन दी फ्यूचर ये प्रॉफिट कैसे कैसे हुआ और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, और जो प्रॉफिट आया है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं। ये बात हो जाती है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर। और उसके बाद जो रिजल्ट्स आया है उसको बताया जाता है। मैनेजमेंट के लोगों को पता होता है, ऑनर को पता होता है, एम्प्लॉय को पता होता है कि हमारी जो फर्म है पॉजिटिव जा रही है। जो बैंक लोन देने वाला है उसको भी पता है कि भैया इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। जो आपके सप्लायर हैं वो भी आपको क्रेडिट में देंगे। जो आपके डेटर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस रहेगा, फॉर्म बहुत अच्छी है, अपन को जाके यहाँ पे माल खरीदना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी के सारे एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस एंड कम्युनिकेशन सब कुछ इन्वॉल्व है हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर बच्चों। मतलब कि आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइजिंग करना, उसके बाद हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेट करना। ये सारी की सारी हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन का पार्ट बन जाती है बच्चों, याद रखना। तो जब भी मैडम या सर आपसे पूछे कि भैया अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखो, तो जब भी आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखेंगे तो उस डेफिनेशन में ये सारे के सारे जो हमने आपको बताए हैं इन सबको आपको मैनेज कर देना है, जिससे कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। मतलब कि सारे के सारे इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना और उनका फाइनल रिजल्ट बनाना। तो अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशंस को आपको लिखने के लिए कह दे उसके प्रोसेस को बच्चों, तो आप याद रखना, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिजल्ट रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समरी करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेट करना अपने यूजर्स को। ये पता होना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग की डेफिनेशंस यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। रिकॉर्डिंग जर्नल में होता है, क्लासिफाइंग लेजर के अंदर होता है, समराइजिंग के अंदर 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग बनता है, P&L बनता है एंड बैलेंस शीट बनती है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे आपकी जो क्लास 11th है उसमें आपको पूरा का पूरा जो फाइट करनी है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग में करनी है, और उसके बाद कैश फ्लो बनते हैं, एनालिसिस होता है, ये आपको फाइट करनी पड़ेगी क्लास 12th के अंदर। तो मतलब अगर मैं समरी करूं तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है क्लास 11th के अंदर, इन्हीं को आपको अच्छी तरीके से सीखना है बच्चों अभी, और कोई बर्डन नहीं है अकाउंटेंसी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जब भी हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से हमारी अकाउंटिंग का भी एक ऑब्जेक्ट होता है। उस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन जब आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, मैडम यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगी सर, और जो कि आपके 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है आपके इंटरनल एग्जाम्स के अंदर। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि जितने भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना जरूरी है। मतलब कि आपने जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटी करी है, जब भी आपने खरीदा है, बेचा है, खर्चा किया है, जो भी आपने किया है, ऑल द बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन मेंटेन बाय अकाउंटिंग। उसके बाद जब अकाउंटिंग पूरी प्रॉपर डे टू डे मेंटेन हो रही है, तो एंड ऑफ द ईयर उसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना। पूरे के पूरे 12 मंथ के पीरियड के बाद आपका क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, उसके बारे में बात हो जाती है। उसके बाद आपकी फिनेंशियल पोजीशंस क्या है। फिनेंशियल पोजीशन का मतलब यह है कि आपके पास जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया और अब जब 1 साल पूरा हो चुका, असेट्स का मतलब होता है संपत्ति और ये होता है दायित्व। ये बच्चों याद रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे साथ में बैठ के देख रहे हैं तो दोनों के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। जो भी आपने अकाउंटिंग की है, तो जो मालिक होता है, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उस पूरी अकाउंटिंग को लेकर अपने डिसीजन लेते हैं। मतलब कि आपकी अकाउंटिंग जो मेंटेन की है वो हेल्प करती है मेकिंग ए प्रोसेस को अंदर, मतलब इन भी फ्यूचर वो डिसीजन लेना जो चाहते हैं उसके अंदर वो क्या डिसीजन लें, क्या पोजीशन लें या किस तरीके से डिसीजन लें, उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेलिंग मिलती है। और जो भी आपके यूज़र हैं, जो भी आपका बिजनेस है, यहाँ पे हम आपको फिर बताते हैं। मान लेते हैं ये आपका बिजनेस है, इस बिजनेस के ऊपर इंटरनल आगे हम बात करेंगे और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो इससे इफेक्ट करते हैं। उन लोगों को प्रॉपरली डेटा मिलता जाए, प्रॉपरली सब इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उसके बाद उनको जो डेटा चाहिए वो प्रोवाइड कराता है हमारी अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, तो जब भी ऑब्जेक्टिव बात आ जाए तो इन पॉइंटों को आपको मेंशन कर लेना है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे होंगे, अकाउंटिंग की एडवांटेज की बात करें, फायदों की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए असिस्टेंस देता है। कोर्ट, अगर आप किसी भी तरीके के केस में फंस गए तो उस केस के अंदर अगर कोई एविडेंस अकाउंटिंग को लेकर चाहिए तो आप यहां से दे सकते हैं। तो एविडेंस के तौर पे भी आपकी अकाउंटिंग जो मेंटेन है वो आप दिखा सकते हैं। बैंक को आपको लोन देना है तो वो आपकी अकाउंटिंग को चेक करता है, तो लोन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। गवर्नमेंट जो आपके ऊपर टैक्स चार्ज करता है, गवर्नमेंट जो आपके ऊपर टैक्स चार्ज करता है उसको भी किस तरीके से कंप्यूटेशन करना है, स्टेटमेंट जो प्रॉपर देखता है, वो भी आपकी अकाउंटिंग बच्चों हेल्प करती है। क्योंकि गवर्नमेंट को देखना होता है आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, देखते हैं पूरे साल इतना प्रॉफिट, लाओ भैया टैक्स लगाते हैं। अगर आपने गलत निकाल दिया, कम निकाल दिया, सही नहीं निकाला, तो फिर फंसने के चांसेस है। तो इसीलिए हमारी अकाउंटिंग ये एडवांटेज क्रिएट कर देती है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रॉफिट या लॉस है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और जितने भी आपके यूजर्स हैं जो आपको लोन देंगे, गवर्नमेंट आपसे बात करेगी कि भैया कितना प्रॉफिट कमाया क्योंकि हमको टैक्स निकालना है। तो उन सारी की सारी डिटेलिंग यहाँ पे आपको अकाउंटिंग की फैसिलिटीज में मिल जाती है। बात आती है कि जो ये हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इस अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या हो सकती है, इसको जरा हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ ब्रांच मेंशन कर दी है जिससे आपको समझ में आ जाए। एक तो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिससे हम पूरे के पूरे 12 मंथ के अंदर, ठीक है बच्चों,
पूरे के पूरे 12 मंथ पे हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इन सबको जो अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट माना जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं ये हमारी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर हम कोई भी ए प्रोडक्ट बनाते हैं। जब ए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर बना रहे हैं मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमारा रॉ मटेरियल लगता है, हमारी जो लेबर होती है वो काम करती है और हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। मान लेते हैं इस एक यूनिट को बनाने पे रॉ मटेरियल 100 रुपीज़ लगता है, लेबर 50 रुपीज़ लगती है और एक्सपेंसेस भी 50 रुपीज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपने कॉस्ट निकाल ली कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें टोटल 200 रुपये हमारे घर का खर्चा पड़ने वाला है, मतलब कि 200 रुपये हमारे घर का खर्चा पड़ने वाला है। तो अब इसको मार्केट में अगर हम सेल करेंगे तो हम 200 से ऊपर ही करेंगे। मान लेते हैं हमने 250 में इसको बेचा, तो इसका मतलब है हमने 50 रुपये कमा लिए। ये कब पता लगेगा? जब आप इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन कर लेंगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि आपका कॉस्ट कितना लगा है। ठीक है बच्चों, तो जो ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसमें कॉस्टिंग का फायदा होता है, मतलब देखा जाता है कॉस्टिंग कितना है, वो सब आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के पार्ट के अंदर बच्चों। उसके बाद आता है आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बोलती है कि जो भी रिजल्ट्स आया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू, उसमें मैनेजमेंट ये देखती है कि जो भी प्रॉफिट बन गया या लॉस बन गया तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करें, या जो भी कैश फ्लो हुआ, पैसा कहाँ आया, किधर गया, क्या हम डिसीजन ले सकते हैं, फंडों का कैसे यूज हुआ, इन सब की जो मैनेजमेंट्स को लेकर जो डिसीजंस होते हैं, वहां पे जो काम आती है अकाउंटिंग, वो आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वहीं सोशल अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग मतलब जो बड़ी फर्म होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा का एक एग्जांपल लेते हैं, तो इनको गवर्नमेंट के हिसाब से जो सोशल पॉलिसीज होती है, जैसे कि सोसाइटी के लिए आपने क्या किया, तो सोसाइटी के लिए इन्होंने पेड़ लगा दिए, कैंसर हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल्स बना दिए, इस तरीके के जो भी वर्क करे हैं उनकी अकाउंटिंग सबमिट करनी होती है कि आपने सोशल किस तरीके से वर्क किया। उन सबको जो मैनेज करती है वो करती है सोशल अकाउंटिंग। और वहीं हम बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आपकी कंपनी में प्लेसमेंट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट होते हैं, उनके फिर जो एम्प्लॉय आते हैं उनको बहुत सारी सैलरी, उनके बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उन सबको जो मैनेज करती है वो होती है हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। तो बच्चों ये पता होना आपको चाहिए कि अभी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ग्रिप करना है, जिसमें हमको ये बताना है, डिटरमाइन करना है कि भैया तुम्हारा प्रॉफिट कितना, तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन कितना, वो सब जो कवर होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है बच्चों। ठीक है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। अब छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लेके चल रहे हैं जिससे कि चैप्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की, तो यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि ठीक है सर, अभी तो आपने अच्छी अच्छी बातें कर ली अकाउंटिंग के लिए, लेकिन अब लिमिटेशन इनकी, मतलब हिंदी में बात करूँ कि इनकी सीमाएं, सीमाएं क्या है ये भी जरा बता दीजिए। सीमाएं मतलब होता है लिमिटेशंस की, ये भैया दिक्कत है कहीं ना कहीं। ठीक है, सारा डेटा हम मान के चल रहे हैं, हमने परफेक्ट तरीके से रखा, लेकिन कुछ लिमिटेशंस आपको मेंशन करनी होती है। तो ये भी क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंटरनल स्कूल के एग्जाम्स के अंदर, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले नॉट फुली एग्जैक्ट, बहुत सी छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो छूट जाते हैं कभी कभार, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी एक्यूरेसी टोटल 100% है, छूट जाता है, मिस हो जाता है। बड़े सारे ट्रांजेक्शन हम मानते हैं 100% आ जाते हैं, लेकिन छोटे भी छूट जाते हैं, जिससे कारण फुली एग्जैक्ट की डेफिनेशन आप नहीं दे सकते। इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बताया कि 2 बंदों ने फाइट कर ली, अब इनकी फाइट करने के कारण कुछ गुडविल का इफेक्ट आया, तो वो जो गुडविल का इफेक्ट आपके बिजनेस के आगे पड़ा, क्योंकि आपकी दुकान के आगे ही झगड़े हो गए हुए, तो तीसरे आदमी ने सोचा कि लड़ाई यहाँ से हुई थी, तो इस तरीके की गुडविल का कोई इफेक्ट हुआ, जिसकी कोई आप ये माने कि 100 रुपये की गुडविल, 200 रुपये की गुडविल आपकी कम हुई है, तो उसको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसे कोई जो छोटे मोटे इफेक्ट होते हैं वो भी हम मिस कर देते हैं, हम नहीं रिफॉर्ड करते। तो उस कंडीशन में हमारी जो एलिमेंट्स हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, वो क्या हो जाता है, इग्नोर हो जाते हैं। प्राइस लेवल चेंजेस, इसका क्या मतलब है? अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं
यहाँ पे हमारे बिजनेस में मान लेते हैं हमने एक कार खरीदी बिजनेस की, वो कार की कीमत थी एग्जाम्पल के तौर पर 2 लाख रुपए। हालांकि डेप्रिशिएट होती है, हम केवल इतना सा बात कर रहे हैं। और मान लो कि यहाँ पे कार की कीमत जो मार्केट प्राइस है वो कार की मार्केट प्राइस 2,50,000 की हो गई। तो ये जो मार्केट प्राइस जो चेंजेस आया है मार्केट प्राइस का, उसको हम कहीं भी मेंशन नहीं करते हैं, डेप्रिशिएट मेंशन करते हैं। लेकिन अगर मार्केट प्राइस चेंज हो गया, बढ़ गई उसकी कीमत, तो उसको हम कहीं भी मैनेज नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, इसलिए प्राइस लेवल चेंजेस का भी एक इशू हो जाता है। उसके बाद आता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग बुक होती है, जो व्यापारी ट्रेडर होता है, उसको बहुत सारे लोन लेने होते हैं, अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा कम दिखाना होता है, उस कारण वो कुछ एडजस्टमेंट करता है, विंडो ड्रेसिंग क्रिएट करता है, अपने व्यापार को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, जिससे कि व्यापार की ओरिजिनल अकाउंटिंग सिचुएशन नहीं सामने आती है। तो वो भी एक रीजन है विंडो ड्रेसिंग का, जो कि एक लिमिटेशन क्रिएट कर देती है हमारी अकाउंटिंग के अंदर। बच्चों क्लियर है बच्चों, ये लिमिटेशंस का मार्क्स आता है। अब आप अपनी बुक से जब रीड करेंगे तो आपको इसका कोर पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों बात कर लेते हैं, ये वर्ड आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। तो देखो यहाँ पे हम एक बात करते हैं, बुक कीपिंग, जैसे हमने आपको बताया था कि एक बुक होती है जिसको हमने बताया था जर्नल होती है। इस जर्नल के अंदर आप एंट्रियाँ करते हैं पूरे के पूरे ड्यूरिंग 12 मंथ, पूरे 12 महीने आप एंट्रियाँ करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बुक कीपिंग में तो कौन कौन सा काम होता है, तो देखो सबसे पहले आपको हमने बताया था आइडेंटिफिकेशन जो वर्क स्टार्ट होता है अकाउंटिंग का। उसके बाद जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं और जो क्लासीफाइंग करते हैं, ये तीनों के तीनों टास्क जो होते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, ये जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो बुक कीपिंग जो होता है वो प्राइमरी स्टेज होता है, याद रखिएगा। और ये पूरे साल चलता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रूटीन जॉब हो गया, हर बार किया जाता है। और ये जो वर्क होता है वो एंट्रियां करने का, ट्रांजैक्शन का वर्क कौन करता है, जूनियर स्टाफ करता है, जिसके लिए अकाउंटिंग स्किल की जरूरत है, लेकिन स्पेसिफिक स्किल की कोई जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग सीख लिया, आप कंटिन्यूसली अकाउंटिंग करते चले जाओगे। लेकिन जब हमारी अकाउंटिंग की बात आती है तो जो फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं, उसका जो रिजल्ट्स होता है उसका इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद कम्युनिकेटिंग करते हैं, तो ये जो SIC जो वर्क है ये सब होता है अकाउंटिंग में। IRC जो वर्क होता है ये सब होता है बुक अकाउंट कीपिंग के अंदर। याद रखिए कोर पॉइंट है, जैसे ही अकाउंटिंग हो जाती है उसके बाद सेकेंडरी स्टेज ये आ जाता है, या रूटीन जॉब है, ये एनालिटिकल जॉब है, ये जूनियर स्टाफ करता है और ये सीनियर स्टाफ करता है। इसके लिए क्योंकि समराइजिंग है, इंटरप्रिटेशन है, रिजल्ट्स का एनालिसिस करना पड़ता है, तो स्पेसिफिक आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसके लिए स्पेशल स्किल जैसे लाइक CA, कॉस्ट में जाओगे तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट, इन सब की जो डिग्री होती है उनके अंदर बेहतरीन तरीके से इसमें डिटेलिंग करना पड़ता है, वही डिटेलिंग करके रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, तो उसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है भैया। तो आज के जो सेशंस था उस सेशंस के अंदर डे 1 के अंदर हमने जो इंट्रो ऑफ अकाउंटिंग है उसका एक वीडियो हमने आपको दिया है, जिसके अंदर हमने अभी, क्योंकि इसका सेकंड वीडियो भी आएगा, अभी हम आपको पहले वीडियो में डिस्कशन करके बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया उसके अंदर हमने डेफिनेशंस को देखा, ऑब्जेक्ट को देखा, लिमिटेशंस को देखा, ब्रांचेस को देखा एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को देखा। तो बच्चों आशा करते हैं आज वाला सेशंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कि अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि अभी हमने नया ही हमारा चैनल बनाया है, क्योंकि मैं अभी तक ऑफलाइन में था, इतना मेरे को वक्त नहीं मिल पाता था, तो अगर आप इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट देंगे तो ज़रूर हम इस तरीके की सीरीज आपके लिए बनाते रहेंगे, क्योंकि आपका लाइक कमेंट ही हमें मोटिवेट करेगा कि आपके लिए कोर्स बनाया जाए। तो अगर आपके पास ये वीडियो आ चुका है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सबकी हेल्प करने के साथ आपकी भी हेल्प होती है और सबकी हेल्प होती है, तो वो भी पढ़ ले और फंडामेंटल शुरू से अच्छे हो जाएंगे तो आपको अकाउंटिंग बढ़िया लगेगी।